हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एकता का सारा सच राज की आंखों के सामने आ जाता है और वो एकता से बोलता है। तो ये सब तुम्हारा प्लान था? और नहीं तो क्या बुद्धू, भला मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से प्यार और शादी कैसे कर सकती हूँ? फिर वो सब क्या था? शादी के कार्ड छपवाना, मेरी ही आंखों के सामने उसके साथ हंस हंस कर बातें करना, बाहों में बाहें डालकर घूमना। वो सब तो मैंने इसलिए किया ताकि तुम जेलस फील कर सको, जैसे कि तुमने किया। पता है मैं तुम्हें वैसे देखकर कितना खुश हो रही थी, कितना मजा आ रहा था मुझे। अच्छा जी, तुम्हें मजा आ रहा था और मेरी जान निकले जा रही थी। ओह माय बेबी, मजाक से अलग सच कहूँ तो मुझे भी बुरा लग रहा था ये सब करते हुए। लेकिन अब भावना का क्या होगा? मतलब? जब तुमने शादी करने का फैसला कर ही लिया था तो मैंने भी भावना से शादी करने का फैसला लिया था। अब तुम ही बताओ क्या होगा उसका? तुम मना कर दो उसे। मैं जानती हूँ उसका दिल टूट जाएगा, पर सारी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा तो यही होगा कि उसका दिल टूट जाए। मैं देखता हूँ कुछ, मुझे उसके पास जाना होगा। मैं भी साथ चलती हूँ। ठीक है। राज एकता को लेकर भावना के घर जाता है। भावना पहले ही घर को अच्छे से सजाकर राज का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही राज एकता को लेकर उसके पास पहुंचता है, भावना एकता को देखकर बहुत गुस्सा होती है और वो राज से बोलती है, ये यहाँ क्यों आई है राज? हम पहले अंदर चलते हैं ना, अंदर बैठकर आराम से बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी के अभी यही बताओ कि ये यहाँ क्या करने आई है? देखो भावना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सो प्लीज हम अंदर चलें। ठीक है चलो। भावना उन्हें घर के अंदर ले आती है। फिर वो सब बैठकर बातें करते हैं। भावना एकता से बोलती है, बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? वो मैं ये कह रही थी कि अच्छा, पहले ये बताओ, आज तो तुम्हारी शादी थी ना, फिर अपनी शादी छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैंने शादी नहीं की। लेकिन क्यों नहीं की? क्योंकि मैं राज से प्यार करती हूँ और राज के सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं राज से प्यार करती हूँ और वो मुझसे, इसमें गलत क्या है? तुम्हारा राज के साथ होना ही सबसे गलत है। अरे, मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ राज से और शादी भी करना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता भावना, ये ख्याल तुम अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। तो तुम निकाल दो ना। और वैसे भी तुम्हें तो बहुत अच्छे से आता है ना छोड़कर जाना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस राज के साथ एक छोटा सा मजाक कर रही थी। पर मैं कोई मजाक नहीं कर रही। ये पागलपन अच्छा नहीं है भावना, और तुम भी तो कुछ बोलो इसे। हाँ भावना, एकता सही कह रही है। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त मानता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं मान सकूंगा, न ही वो सब दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। मैं जानता हूँ, मैंने कहा था, पर मैं उस वक्त बहक गया था, इसीलिए वो सब बोल दिया। पर दिल से मैं एकता से ही प्यार करता हूँ और इसी से शादी भी करूँगा। बात को समझो भावना। ठीक है राज, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, समझ आता है। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, ये भी समझ आता है। लेकिन तुम मुझे खुद के लिए कुछ भी करने से रोक नहीं सकते। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ नहीं, तुम दोनों शादी करना चाहते हो ना? हाँ, करना चाहते हैं। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम सच बोल रही हो ना भावना? कहीं हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रही? मैं क्या तुमसे मजाक करूंगी, जिसकी किस्मत खुद उसके जिंदगी के साथ मजाक कर रही हो। अच्छा, वैसे तुम करना क्या चाहती हो? बता दूंगी, थोड़ा वेट करो। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए एकता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। एकता और राज वहाँ से जाने लगते हैं। तभी भावना उन्हें रोकते हुए बोलती है, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ चाय नाश्ता तो कर लेते। नहीं नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं, थैंक यू। हाँ भावना, हम ऐसे ही ठीक हैं। तुम चिंता मत करो, तुम अपना ख्याल रखो, हम चलते हैं। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। तुम हमारी शादी में आओगी ना? देखते हैं। तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर एकता और राज वहाँ से चले जाते हैं और सीधे अपने घर आते हैं। घर आकर एकता राज से बोलती है, राज, पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी जब भावना ने कहा कि वो तुमसे प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। अच्छा, अब पता चला कि कैसा लगता है जब कोई और आकर आपके चाहने वाले पर अपना हक जताता है। हाँ राज, मैं समझ गई कि तुम्हें कैसा लगा होगा जब मैं सुधीर के साथ मिलकर तुम्हें जलाने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं एकता, अब जो भी हुआ सब भूल जाओ।
हम इस बारे में अब कोई और बात नहीं करेंगे। ठीक है बेबी, रोमांटिक बातें तो कर सकते हैं ना। उसके लिए तो मैं कभी भी तैयार हूँ। अच्छा, उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है, भूख तो मुझे भी लगी है वैसे। चलो मिलकर कुछ बनाते हैं। ओके बेबी। दोनों मिलकर किचन में चले जाते हैं और कुछ खाने के लिए बनाने लगते हैं। खाना बनाने के बाद वो साथ में मिलकर खाना खाते हैं और फिर छोटे मोटे काम खत्म करके एकता राज के पास आती है और उससे बोलती है। अच्छा बेबी सुनो ना, हाँ बोलो, मुझे कुछ करने का मन कर रहा है। क्या करना चाहती हो? ऐसा कुछ जो पहले कभी ना किया हो, जिसे करने में एक अलग ही एहसास हो। यार बेबी, तुम इतना सस्पेंस क्यों बना रही हो? सीधे बोल दो ना, करना क्या है? कुछ नहीं, सो जाओ तुम, मैं भी सो रही हूँ। सच में सो रही हो? मुझे लगा तुम मेरे साथ। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें सोना है तो सो जाओ। तुम्हारे साथ क्या? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। बोलो ना राज, देखो तुम्हें मेरी कसम। अच्छा ठीक है, मैं बस यही कह रहा था कि मेरा भी कुछ करने का मन कर रहा है, जैसे तुम्हारा कर रहा है। अच्छा तो कुछ कर क्यों नहीं रहे? लो अभी करता हूँ। राज एकता को लेकर बेड पर जाता है, फिर वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन जब राज उठता है तो उसके फोन पर एक मैसेज होता है। वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि भावना का होता है। राज उस मैसेज को पढ़ता है। डियर राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। यही है वो गिफ्ट जो मैं तुम्हें देना चाहती थी, अपनी जान। इसीलिए अपनी जान मैं तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुम मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। तुम्हारी भावना। राज उसके मैसेज को पढ़कर खुद से बोलता है। भावना, ये सब क्यों कर रही हो तुम? मुझे जल्दी करनी होगी, इससे पहले बहुत देर हो जाए। एकता को इस बारे में बताना सही रहेगा या नहीं? अभी रहने देता हूँ, बाद में बता दूंगा। मैं अभी भावना के पास जाता हूँ। राज जल्दी से भावना के पास उसके घर जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि भावना अपने कमरे में नहीं है। वो उसे घर में चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो खुद से बोलता है। भावना कहाँ जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपने साथ कुछ कर लिया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घर में अब भी एक जगह बची है जहाँ मैंने उसे नहीं देखा। मैं उसे छत पर जाकर देखता हूँ। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर राज भावना को देखने के लिए छत पे जाता है। वो इस बार उसे मिल जाती है। वो उसके पास जाकर बोलता है। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मैसेज किया था मुझे? तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। ये सब तुम क्यों कर रही हो यार? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ एकता से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। इस बात को मान क्यों नहीं लेती? कैसे मान लूं राज? ये दिल दिमाग सब कुछ तो तुम्हारा हो चुका है। मेरे रोम रोम में बस तुम ही तुम हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये नहीं हो सकता भावना, और जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस बात को एक्सेप्ट कर लो। मैं घर वापस जा रहा हूँ और दोबारा ऐसा कोई मैसेज मुझे किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर राज वहाँ से जाने लगता है। तभी भावना उसके सामने आकर उसे बोलती है। ठीक है, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरा एक छोटा सा काम करते जाओ। कैसा काम? अपने हाथों से मेरी जान लेते जाओ। यार तुम पागल वागल हो गई हो क्या कुछ? मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, तुम्हारी अकल में बात घुस नहीं रही क्या? हटो मेरे रास्ते से, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राज वहाँ से फिर जाने लगता है। उसके जाते ही भावना अपने हाथ की नस काट लेती है और राज को आवाज लगाती है। राज, अब क्या है भावना? राज भावना के पास जाता है। इतने में वो नीचे गिर चुकी होती है। राज उसे ऐसे नीचे गिरा देखकर वो उसके हाथ में से निकलने वाले खून को देख लेता है और उसे बोलता है। ये तुमने क्या कर लिया भावना? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे तो क्या करती? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं राज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझसे ये वादा नहीं कर देते कि तुम मुझसे शादी करोगे। भावना ये मत करो यार। वादा करते हो या नहीं? ठीक है। इसके बाद राज भावना को हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ वो उसकी ड्रेसिंग करवाता है। इसके बाद उसने जो वादा भावना से किया था उसे पूरा करने के लिए वो दोनों मंदिर में जाते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद राज भावना को अपने घर ले आता है। एकता को जब इस बात का पता चलता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वो राज की बात और उसके हालात को समझती है, इसीलिए उससे कोई शिकायत नहीं करती और खुद भी सुधीर के साथ शादी कर लेती है।
वीरू ने निक्की नाम की एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी की थी। ऐसे ही एक शाम को वीरू घर वापस आकर पीछे से निक्की को गले लगाता है और उसे सरप्राइज देते हुए एक प्यारा सा डायमंड नेकलेस पहना देता है, जिसे देखकर निक्की बहुत खुश होती है और कहती है, वीरू, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये तो वो ही नेकलेस है जो मैंने तुमसे 1 महीने पहले मांगा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यही चाहिए था? बस जान, पता चल गया। तुम्हें बात करता हुआ सुन लिया था मैंने, इसीलिए तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। हाय मेरा स्वीटू, मेरा जानू, कितने प्यारे हो तुम। मेरे दिल की बात कितनी जल्दी समझ जाते हो ना। पर ये तो बहुत महंगा है ना। कितने का है? हाँ, थोड़ा ज्यादा महंगा था, इसीलिए अपनी सारी सेविंग्स लगाकर तुम्हारे लिए ले आया। ओह थैंक यू वीरू। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। भूख लगी होगी ना तुम्हें? तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है आज मैंने। ये बोलकर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी खाना खाते हुए उसकी सास कामिनी बोलती है, वाह, जब तक रोज ऐसा खाना न खाऊं, लगता ही नहीं है कि कुछ खाया है। वो विमला तो पता नहीं रोज इतने तरह की वैरायटी खाती है। उसको देखकर तो मुझे चिढ़ होती है। इसलिए निक्की बहू, तू रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाया कर। ठीक है माँ जी। कसम से निकी, तुमने खाना बहुत लाजवाब बनाया है। उंगलियां ही चाट रहा हूँ मैं तो बस। थैंक यू वीरू जी। तुम भी खाओ अब बैठकर। चलो। जी खाती हूँ, आप और लीजिए ना। अरे बेटा, मुझे ना 7-8 हजार रुपए चाहिए। वो साड़ी और कुछ सामान लाना है। ठीक है माँ, आप कल ले लेना मुझसे, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है बेटा। अगले दिन कामिनी अपने बेटे से पैसे लेकर महंगी महंगी साड़ी लेकर आती है और अपनी पड़ोसन को देखकर अब से वो भी खर्चीली और अमीर बनने का ढोंग करती है। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा होता है। सास कामिनी को ठाट बाट से अमीरों की तरह रहना बहुत पसंद आने लगा था। शाम को वीरू वापस आता है और बहुत दुखी होता है। उसकी शक्ल को देखकर निक्की उससे पूछती है, वीरू जी क्या हुआ आपको? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। लीजिए पानी पीजिए। नहीं निकी, मुझे भूख प्यास कुछ नहीं है। तुम और माँ ही खा लो, मेरा मन नहीं है। वीरू जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज बता दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। क्या बताऊं निकी तुम्हें, मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया। जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे सब के सब डूब गए। अब मुझे फिर से सब स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन इतने पैसे भी नहीं है। 1-2 लाख से क्या होगा, 50-60 लाख तो होने ही चाहिए ना। आप फिक्र मत कीजिए वीरू जी, सब ठीक हो जाएगा। आपका बिजनेस आपकी मेहनत से दोबारा से शुरू हो जाएगा। आप भरोसा रखिए खुद पर। पता नहीं सब कैसे होगा। वीरू जी सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। 4 दिन बीत जाते हैं। वीरू को समझ नहीं आता कि आखिर बिजनेस दोबारा कैसे शुरू करे। तभी अपने पति को परेशान देखकर निक्की बोलती है, अब मैं क्या करूं? मैं इन्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं अपना वो डायमंड वाला नेकलेस इन्हें दे देती हूँ। उससे तो इनका बिजनेस शुरू हो ही जाएगा। शुक्र है भगवान का कि मेरे पास वो नेकलेस है। वीरू जी, अब आप अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकते हैं। वो कैसे? आप इस नेकलेस को बेच दीजिए। इससे जो पैसे आएंगे उससे आप बिजनेस को वापस से स्टार्टअप कर लीजिए। नहीं निकी, ये मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खरीदा था। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, बहस मत कीजिए। नहीं निकी, समझने की कोशिश करो, मैं कुछ और इंतजाम करता हूँ। ये बोलकर वीरू कमरे से बाहर चला जाता है। तभी वो वापस आकर निक्की से कहता है, निकी, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। तुम मेरा बैग पैक कर दो। अभी मैं लखनऊ जा रहा हूँ, वहीं रहकर अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। वहाँ से मुझे बड़े अमाउंट का लोन मिल गया है, इसीलिए अब माँ का ख्याल तुम्हें रखना है और अपना भी। नहीं वीरू जी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी इतनी दूर? कितना वक्त लगेगा कुछ पता भी नहीं है। तुम संभाल लोगी सब, मैं जानता हूँ। कुछ देर बाद वीरू अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर और निक्की से गले मिलकर निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। घर के बचे हुए पैसे अब खत्म होने को आए थे। इसी के चलते अब वो पैसे बचाने के लिए सस्ती सस्ती सब्जी और दाल रोटी बनाया करती थी, जिसे देखकर कामिनी का मुंह सड़ जाता है और वो कहती है, बहू ये क्या है? ये पतली सी दाल और बिना घी की रोटी? अरे तुझे पता है ना मैं ऐसा खाना नहीं खाती हूँ। जानती हूँ माँ जी, पर अब हमारे पास 2-4 दिन काटने के लिए बस 200 या 300 रुपए ही बचे हैं। उसके बाद हमारे पास 1 भी रुपया नहीं रह जाएगा। और आप तो जानती ही हैं कि वीरू जी को अभी 2 महीने लगेंगे। उससे पहले तो वो आएंगे ही नहीं। घर की सारी कंडीशन आपको पता है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपना फालतू का लेक्चर अपने पास रख तू।
मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है, लेकिन मैं ऐसे गरीबों की तरह खाना नहीं खाऊंगी। प्लीज माँ जी खा लीजिए। तू ही खा इसे, मुझे नहीं खाना। ये बोलकर कामिनी अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी से काजू बादाम खाकर सो जाती है। निकी भी बिना खाए ही सो जाती है। अगले दिन कामिनी बहू की अलमारी से डायमंड का हार निकालकर बेचकर खा जाती है। निकी को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत रोती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती। 3 हफ्ते और बीत जाते हैं। कामिनी तो ऐशो आराम से रहती, लेकिन घर की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। इसीलिए निकी दूसरों के घरों में बर्तन साफ करने चली जाती थी। वहाँ से उसे कुछ खाना और पैसे मिल जाया करते थे। वो ये खाना अपनी सास कामिनी को खिलाती है, तो वो खाने की प्लेट गिराकर कहती है, तू ही ठूस ऐसे दूसरों के घर का बचा हुआ खाना। मैं नहीं इतनी गिरी हुई हूँ। मुझे और पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। ऐसे बेकार खाना नहीं खा सकती, न बिना अपनी शान के रह सकती हूँ। इतने दिनों से आसपास वालों से अपनी हालत छुपाई हूँ, अगर पता चल गया तो। माँ जी आपको खाने का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। कामिनी उसे सुनाकर बाहर चली जाती है। चलते चलते वो एक कोठे पर आ जाती है, जहाँ एक सेठानी बनी औरत उसका बुझा हुआ चेहरा देखकर उसके पास आती है और कहती है, बड़ी परेशान हो, पैसे की दिक्कत है तुम्हें? तुम कैसे जानती हो? देखो मैं सब जानती हूँ, इस एरिया का चप्पा चप्पा। खैर वो छोड़ो, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, काफी दे सकती हूँ, पूरे 5 लाख। सोच क्या रही है कामिनी? अपनी बहू का सौदा कर ले, इससे तेरे सारे ऐशो आराम भी पूरे हो जाएंगे। अरे तू पैसों में खेलेगी, कोई तेरा मजाक भी नहीं उड़ाएगा। कामिनी उससे अपनी बहू का सौदा कर लेती है। घर जाकर कामिनी अपनी बहू से नाचने गाने की बात करती है और उसे अपने बेटे की खातिर इमोशनल पूल बनाकर वो वहाँ कोठे पर जाने के लिए तैयार कर लेती है। निकी अब वहाँ नाचने गाने लग जाती है, जहाँ उसे दूसरे आदमी छेड़ा भी करते थे। निकी को वैसे तो बहुत घिन आती थी, लेकिन अपने पति के पैसों का इंतजाम करने के लिए वो कोठे पर रहकर नाच गाना शुरू कर देती है। वीरू अचानक से छुट्टी करके अपने घर आता है, जहाँ पर उसे ताला लगा मिलता है और उसके घर वालों का कोई फोन नहीं लगता। तभी उसका दोस्त अचानक उसे कोठे में ले जाता है, जहाँ वो अपनी बीवी को नाचते हुए देख लेता है, लेकिन निकी उसे अनदेखा करके ऊपर बढ़ जाती है। वीरू उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन सेठानी जलेबी बाई उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रहे चिकने? मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है, जो अभी यहाँ से गई। वो है मेरी पत्नी। भूल जाओ उसे, अब उसका सौदा हो चुका है। पर किसने किया? एक बुढ़िया ने अपनी बहू का किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे मेरी वाइफ वापस करो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। नहीं मिल सकती अब वो तुझे, वापस चला जाए यहाँ से। मैं अपनी पत्नी को बिना लिए नहीं जाऊंगा। मुझे मेरी पत्नी वापस दो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। नहीं, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे पैसे वापस करा दो सौदे के, और ले जाओ अपनी पत्नी को। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। वीरू ये कहकर घर की तरफ बढ़ता है और अपनी माँ को ढूंढता है, और वो उसे पैसे गिनती हुई मिल जाती है। वो बहुत ही खुश नजर आती है। तभी वो जाकर उसके आगे पड़े हुए पैसे उठाता है, और उसमें से आधे पैसे तो वो पहले ही खर्च कर चुकी होती है। बाकी के पैसे वो अपने बैग में रख लेता है, और आधे पैसे अपने दोस्त से मांगकर उस कोठे वाली जलेबी बाई को दे आता है। वीरू अपनी बीवी निकी को वहाँ से छुड़ाकर ले जाने लगता है, लेकिन निकी उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलती है, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अब मैं इन बदनाम गलियों की होकर रह चुकी हूँ। अब अगर मैं आपके साथ आपकी जिंदगी में वापस आई तो लोग मेरे साथ साथ आप पर भी कीचड़ उछालेंगे, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना। पागल हो गई हो क्या? ये सब मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए किया है। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मेरे हालात बिगड़ते नहीं तो ये सब नहीं होता, और इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। निकी, मुझे माफ कर दो। वीरू उसे बहुत समझाता है। आखिरकार निकी रोते हुए उसे गले लगकर उसके साथ जाने का फैसला करती है, और वक्त के साथ साथ निकी ये सब हादसा भूल जाती है, और साथ ही वीरू का बिजनेस भी वापस से चलने लगता है। साहिल एक ऐसा लड़का था जो कभी भी वक्त और हालात को बदल देता था। कैसे, वो जानने के लिए चलिए साहिल के पास चलते हैं। साहिल बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। नहीं माँ, मुझे और सोना है। प्लीज और सोने दो मुझे।
नहीं साहिल बेटा, 9 बज गए हैं। तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? जाना है माँ, बट और नींद आ रही है। चल उठ भी जा अब मेरे बच्चे। ये सुनकर वो तुरंत उठ जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो नाश्ता कर रहा होता है तभी उसके दोस्त रणवीर का कॉल आता है और वो अपनी माँ के सामने बोलता है। हाँ हेलो रणवीर, कैसा है रे तू? अरे साले मैं तो ठीक हूँ। कब आएगा कॉलेज जाने के लिए? तूने कितना लेट कर दिया है। अरे सॉरी यार, माँ ने मुझे जगाया नहीं इसीलिए मैं लेट हो गया। तू चिंता मत कर, मैं बस आ रहा हूँ। माँ मुझे भूख लग रही है, खाना दो। पर तुझे तो लेट हो रहा था ना। ठीक है यार, जल्दी आ। नालायक कहीं के, झूठ बोलता है अपने दोस्त से। एक तो टाइम पर तुझे जगाने आती हूँ और तू मुझे ही अपने दोस्तों के आगे जलील करता है। इतना जल्दी तो तवे से रोटी नहीं पलटती जितना तू पलटता है। सॉरी माँ, दे दो ना थोड़ा सा, जल्दी खाकर पहुँच ही जाऊंगा। साहिल पराठे का रोल खा ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त अचानक से घर पर टपक जाता है और कहता है। आंटी जी नमस्ते। अरे साहिल, तुझे कहा था ना लेट हो रहा है। तेरा वेट करते करते मैं तेरे घर तक आ गया और ठूस रहा है तू अब तक। भाई पागल है क्या? अरे यार मैं तो आ रहा था कि माँ ने कहा बिन खाए मत जा वरना पेट दर्द होगा। अब मैं माँ की बात को कैसे टाल सकता हूँ? साहिल तू फिर पलटा, तुझे तो अभी बताती हूँ। अरे आंटी जी मैं अच्छे से जानता हूँ कितना बड़ा पलटीखोर दोस्त है ये मेरा। सही बोला बेटा, इसको तो अभी ठीक करती हूँ। साहिल अपनी माँ से बचने के लिए अपना बैग लेकर फटाक से घर से बाहर निकल जाता है। रणवीर उसे नमस्ते कहकर बाहर बाइक पर बैठकर कॉलेज जाता है, जहाँ रणवीर की बेस्ट फ्रेंड इशिता उसका वेट कर रही होती है। तभी वो बोलती है। अरे तुम दोनों इतना लेट कैसे हो गए? खैर छोड़ो, चलो क्लास में चलते हैं, टाइम हो गया है। हाँ हाँ चलो। तीनों क्लास लेने के बाद कैंटीन जाकर खाना खाते ही हैं कि तभी इशिता बोलती है। अरे रणवीर, आज तुम खाने में क्या लाए हो? अरे ईशु, आज मैं तुम्हारी फेवरेट डिश व्हाइट सॉस पास्ता लेकर आया हूँ और ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। सच रणवीर? OMG, मुझे तो खाने का मन कर रहा है। इशिता जैसे ही खाने की कोशिश करती है तभी उसका एक कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो साइड में चली जाती है। तभी साहिल बोलता है। अबे साले चोर, तू तो इतना अच्छा पास्ता बना ही नहीं सकता। सच बता कहाँ से लाया? अरे यार तू बताइयो मत, मैंने चाइनीज वाले रेस्टोरेंट से खरीद के लाया हूँ उसे इम्प्रेस करने के लिए। ओ पक्का नहीं बताऊंगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त की बात को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? नहीं बताऊंगा। देख अगर तू पलटा तो फिर देखियो। रणवीर कैसी बात करता है? मैं तेरा भाई हूँ ना, पक्का नहीं बोलूंगा उससे। तभी इशिता वापस आती है और पास्ता खाकर बोलती है। अरे वाह रणवीर, ये तो बहुत ही यम्मी है। तुम कितने स्वीट हो ना, तुमने मेरे लिए बनाया ये। ईशु, ये इसने नहीं बनाया, इसकी बात पर भरोसा मत करो। अरे साला चाइनीज रेस्टोरेंट से लेकर आया है और तुम्हारे सामने कह दिया कि खुद बना कर लाया है। अरे नहीं 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 ईशु, ये तो झूठ बोल रहा है। देखो ईशु देखो, कैसे इसकी जबान लंगड़े आदमी की तरह लड़खड़ा रही है। तुमने मुझसे झूठ बोला? ये कहकर ईशु वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद रणवीर साहिल से बोलता है। साले तू पलटीबाज था और पलटीबाज ही निकला। साले तुझे बोला था ना मत बताइयो, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब जो सच है वो सच है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रणवीर साहिल के कहने पर अपने कमरे में उसके साथ ड्रिंक बनाकर पी ही रहा होता है। तभी साहिल बोलता है। वाह, जो मजा दारू पीने में है वो मजा कोल्ड ड्रिंक पीने में नहीं। सही कहते हैं लोग, दारू हराम नहीं, उसे पीने वाले हरामी होते हैं। सही बोला मेरे दोस्त, मजा आता है पीने में, पर तू ज्यादा मत पिया कर। अबे पीऊंगा। नहीं नहीं पीऊंगा, गंदी चीज होती है। कितना तुझे मना करता हूँ, मत पिया कर शराब। अरे तेरी किडनी में दारू जम गई तो कोई नहीं निकाल पाएगा कभी भी। अरे इसे क्या हो गया एकदम से? और क्या कर रहे हो तुम दोनों अकेले अकेले? अरे ईशु देखो ना, कितनी ड्रिंक कर रहा है ये। कब से बोल रहा हूँ मत पी मेरे भाई, मत पी। अगले दिन तो उठ नहीं पाएगा। लेकिन नहीं, इसे तो पियक्कड़ बनना है, रास्ते वाले शराबियों की तरह झूमना है। मुझे देखो, मैं कभी ड्रिंक नहीं करता। अरे करना तो दूर की बात, मैं कभी इसकी तरफ देखता तक नहीं हूँ। अच्छा, फिर तुम क्या कर रहे हो? अरे वो तो मैं मुंडी दूसरी तरफ करके इसके साथ बैठा था। वाह साहिल, तुम बिल्कुल नहीं पीते, तुम कितने अच्छे हो। देखा मैं कितना अच्छा हूँ। वाह साले वाह कमीने, एक सेकंड में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। अरे भाई मारो मुझे मारो। इशिता दोनों के साथ बातें करती है, फिर कुछ देर में घर चली जाती है। तीनों कॉलेज में होते हैं। तभी रणवीर भागता हुआ साहिल के पास आता है और कहता है।
यार मैं फंस गया हूँ, मुझे बचा ले। क्यों, क्या हुआ? अरे यार मैं 3 पत्ती खेल रहा था, उसमें हार गया। अब वो पैसे मांग रहे हैं, तू मुझे पैसे लाकर दे दे जिससे मैं अपनी जान छुड़वा सकूं। बस इतनी सी बात मेरे दोस्त, मैं तुझे अभी ला कर देता हूँ। पक्का ना मेरे दोस्त? तू मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा ना? अरे नहीं भाई, तेरी कसम, उन्हें कल का टाइम दे दे, तेरा साहिल भाई तुझे पैसे ला कर देगा। थैंक्स भाई, पक्का, पलटियो मत। अगले दिन रणवीर साहिल के पास आकर पैसे मांगता है, लेकिन साहिल पलट जाता है, जिसके बाद सट्टे वाले रणवीर को उठाकर उसकी अच्छे से मरम्मत करते हैं। अपनी एक आंख काली करवाकर वो साहिल के पास आकर बोलता है, साले तू 1 नंबर का पलटी खोर है। तूने मेरी मदद करने को बोला था, फिर पलट गया। तुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तुझे मैंने कहा था कि तू 3 पत्ती खेल और हार जा, भुगत, यही होना चाहिए तेरे साथ। देख लूंगा कमीने, हलकट कहीं के, नासपिटे कहीं के। रणवीर इतना कहकर निकल लेता है। ऐसे ही एक दिन साहिल के घर में काम करते करते उसका हाथ कट जाता है, जिस वजह से उसको बहुत दर्द होता है। कॉलेज जाने के बाद उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है और वो अपने दोस्त से बोलता है, ए रणवीर, मेरा प्रोजेक्ट बना देना, मेरे हाथ में चोट लग गई, प्लीज कर दे, वरना मार्क्स नहीं लगेंगे। यार मुझे अपना भी बनाना है। यार प्लीज कर देना, दोस्त नहीं है क्या तू मेरा? अच्छा चल ठीक है, तू इतना कहता है तो कर देता हूँ। 2 दिन बाद सबके प्रोजेक्ट जब कॉलेज में सबमिट होते हैं, तो साहिल रणवीर से अपना प्रोजेक्ट मांगता है, जो वो नहीं बनाकर लाया होता, और बोलता है, सॉरी यार, मैं नहीं बना पाया, टाइम नहीं मिला। अरे तूने तो कहा था कि तू बनाकर ला देगा, अब तू एंड टाइम पर कैसे पलट सकता है? वैसे ही जैसे तू पलटता था हमेशा। अब पता चला, उस दिन तूने मुझे गुंडों से धुलवाया, तब नहीं सोचा कि तू पलटा था, और ईशु के सामने भी, आंटी के सामने भी। सही है, सही किया तूने। कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट में 0 नंबर ले लूंगा, लेकिन इशिता प्यार तो मुझसे ही करती है, उसमें तो तू फेल है। हाँ तो वक्त बीतता है और वैलेंटाइंस का दिन आता है। सब रेड और ब्लैक कलर की ड्रेस में होते हैं। तभी साहिल और रणवीर हाथों में गुलाब के फूल लिए इशिता की तरफ बढ़ते हैं, और साहिल इशिता को कहता है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे इशिता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू। हैप्पी वैलेंटाइन डे साहिल, पर सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं रणवीर से प्यार करती हूँ। क्या, रणवीर से? पर ऐसे कैसे? तुमने तो उस दिन मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, और वो तो नशेड़ी पियक्कड़ है एकदम, और तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बना सकता, झूठ बोलकर बाहर से लाया था। मुझे उसकी यही अदा तो अच्छी लगती है, बिल्कुल पीकर टल्ली हो जाता है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल वैसी ही हूँ। और उस दिन वो मेरे लिए मेरा फेवरेट पास्ता लेकर आया था, भले ही उसे बनाना ना आता हो, पर लाया तो था ना। इतना प्यारा, केयरिंग है कि पूछो ही मत। आओ रणवीर, मेरे पास आओ, ये गुलाब मेरे लिए है ना। अरे वाह, लॉटरी लग गई, जैसे को तैसा। हाँ इशिता, ये तुम्हारे लिए ही है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी जान, आई लव यू इशू। आई लव यू टू रणवीर। इशिता, तुम पलटी खा गई, तुमने मुझे बोला था। हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, इस कन्या ने मेरे साथ धोखा किया। रणवीर उसके साथ डांस करने जाता ही है कि साहिल के कान में आकर वो धीरे से कहता है, साहिल, बहुत पलटता था ना तू, देख मेरी गर्लफ्रेंड ने ही तेरे साथ पलटी खोर बाजी की। चल तू अपनी तरह ही कोई पलटी खोर ढूंढ ले। इस तरह साहिल को अपने पलटी खोर का नतीजा मिल ही जाता है। इसीलिए कभी किसी को अपनी बातों से पलटना नहीं चाहिए, और अपने वादे को, अपनी जुबान को हमेशा निभाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।